आज हम बच्चों कक्षा 12वीं विषय गणित अध्याय 5 सातत्य एवं अवकलनीयता इसके उदाहरण 2 पर बात करेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों को सातत्य क्या कहलाता है उस पर फलन संतत की परिभाषा, कंटिन्यूटी की परिभाषा और उदाहरण नंबर 1 उतना किया था, ठीक है ना। और उदाहरण नंबर 2 देखें इसको कैसे सोल्व करना है। तो फलन क्या दिया है हमें, एफ एक्स इक्वल टू, तो आपको मालूम है सातत्य कैसे करते हैं। हम बिंदु पर फलन का मान निकालते हैं और फलन की बिंदु पर सीमा निकालते हैं, दोनों बराबर आती हैं तो फलन दे देते हैं एक्स बराबर 0 पर एफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 का स्क्वायर यानी कि 0 नहीं आएगी। और लिमिट निकालो अब, एक्स बराबर एक्स टेंस टू 0 पर फलन की सीमा, या अब फलन की सीमा निकालते हैं। फलन की क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स 0 तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, तो दोनों बराबर है ना। क्या लिखेंगे, चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ 0 आ गया ना। अतः x बराबर 0 का फलन क्या है, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। कैसा है, यानी कि सतत है, कंटिन्यूटी है। तो ये हमारे पास कौन सा उदाहरण हो गया। अब आते हैं अपन किस पर, तीसरे पर, ठीक है ना। तीसरे में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, तीसरे वाले में, ठीक, मॉड वाला फंक्शन है इसलिए तीसरा समझना जरूरी है। क्या लिखा है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स के सातत्य की है, अच्छा सातत्य की जांच कीजिए, बात एक है यार, ठीक है ना। विचार कीजिए चाहे जांच कीजिए। तो कैसे करना है देखो, अब अपन को लिखा है x इक्वल 0 पर फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स के सातत्य की जांच, ठीक है ना। अब ये कहलाता है हमारा मापांक फलन। तो आपको याद होगा 11वीं क्लास में हमने 8 प्रकार के फलन पढ़े थे, बहुपदीय फलन, मापांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, अचर फलन, तत्समक फलन पढ़े थे ना ऐसे। तो मापांक फलन में उसमें क्या लिखा था, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स को मापांक फलन कहते हैं, नहीं पढ़ा था ना पहले। अगर x ग्रेटर देन 0 तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन 0 मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स के लिए देखो ये जानते हैं कि एफ एक्स बराबर होता है, ध्यान दो बच्चों, प्लस एक्स यदि एक्स ग्रेटर इक्वल 0 और माइनस एक्स यदि एक्स लेस देन 0। ये हम जानते हैं, माने अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव है तो मॉड एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस एक्स होता है, सही कह रहा ना। और अगर x की वैल्यू 0 है या 0 से, तो या यूं मान लो 0 पर भी 0 हो जाएगी, तो मॉड एक्स इक्वल टू क्या होता है, x, तो प्लस एक्स लिख दिया। 0 पर तो 0 ही होगी, 0 पर क्या होगी, 0 होगी, बात समझ आ रही ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी सीमा निकालेंगे। तो सीमा निकालोगे ना जब, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट निकाली जाएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकलेगी और राइट हैंड बिंदु पर फलन का मान भी निकलेगा। तो अब यहाँ देखो x बराबर 0 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। x बराबर 0 पर, या मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, और यहाँ पर 0 होगा यदि x की वैल्यू क्या है, 0, माने x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी और ग्रेटर देन 0 पर प्लस है, तो लेस देन 0 पर माइनस। क्लियर है ना, ये आप ऐसे ले लेना 0 पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आ गया x इक्वल 0 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0। अब
लिमिट निकालते हैं तो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे राइट हैंड। तो यहाँ पर वाम हस्त सीमा कौन सी निकाल रहा है? वाम हस्त सीमा। यहाँ पर दोनों सीमा निकाली जाएंगी। जब मोड फलाना है तो दोनों निकलेंगी। तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, इसको बोलते हैं वाम हस्त सीमा। क्या बोलते हैं? माने x की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो क्या लेना है? तो यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो आंसर क्या आएगा? आएगा नहीं आएगा? x की वैल्यू 0 लिखो तो 0 में माइनस तो लगता नहीं है। अब निकालो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। मान लीजिए कौन सी सीमा कहलाई? दक्षिण हस्त सीमा। अब दक्षिण हस्त सीमा निकालेंगे, है ना, राइट हैंड लिमिट। तो ये क्या निकलेगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। तो लिमिट fx की वैल्यू क्या लोगे बताओ? 0 से बड़ा तो fx की वैल्यू क्या लेना है? प्लस x। तो जब यहाँ पे 0 का आंसर क्या आएगा? तो लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर है ना, तो दोनों पर मान 0 है तो ये फलन की सीमा कहलाए। तो नीचे क्या लिखेंगे? इस प्रकार हमने क्या देखा? इस प्रकार हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू f0। माने राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और बिंदु फलन का मान कैसा है? तो इसका मतलब क्या है? अतः फलन सतत है। अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा है? सतत है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? तो अगर आपको मॉड वाला आ जाए, मॉड वाला फंक्शन, तो पर आपको दो भागों में डिवाइड करके करना पड़ेगा, लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए। 0 बात स्थिति होती है ना। चलो अब अपन आते हैं किस पर? इसी प्रकार अगला है एग्जाम्पल नंबर 4। उसमें आपको दिखाना है कि वह संतत नहीं है। अगर संतत है वाले, अब कौन सा? तो देखें अब एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 4। दर्शाइए कि fx इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और 1 यदि x इक्वल टू 0। मतलब जब अपन लिमिट निकालेंगे तो ऊपर वाला लेंगे और बिंदु का मान निकालेंगे तो ये। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे दिया है, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर हम। देखो सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों? दिया है, क्या दिया है? x बराबर 0 पर fx की वैल्यू कितनी है? 1। जो दे रहा ना, x बराबर 0 पर fx की वैल्यू कितनी है? ये तो क्लियर हो गई? क्लियर होगी ना बात? अब यहाँ पर निकालेंगे लिमिट। लिमिट निकालो x टेंड्स टू 0 fx। लिमिट निकालो। अगर लिमिट इतनी निकलती है तो अपन कहते हैं कि सतत है, और नहीं निकलती है तो नहीं। तो क्या आएगा हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। fx की वैल्यू क्या लिखना है? एक्स क्यू प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलो अब यहाँ पर मान लिखो 0 प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा? तो लिमिट कितनी आई और बिंदु पर फलन का मान कितना है? तो बराबर है क्या? नीचे लिखेंगे इस प्रकार। इस प्रकार हमने क्या देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट इक्वल टू f0। f0 के बराबर नहीं है, क्योंकि f0 की वैल्यू कितनी है? 1 है। इस प्रकार नीचे क्या लिखेंगे? या लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। क्या सबको समझ में आ गया? हाँ बोलो। क्यों है? हाँ तो क्यों यहाँ पर? हाँ तो क्यों कर दो, फर्क क्या करता है? ठीक है ना, आंसर तो वही आना। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या नहीं है? फलन संतत नहीं है। तो करके तो दिखाना पड़ेगा, है ना। वो तो क्लियर ही है। तो समझ आ गया सभी को कितना लिखना है? समझ में आ गया? कहाँ पे? ये कहाँ के लिए? ये लिखा ना कि अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये लेना है। तो यहाँ पर 0 नहीं है, 0 की ओर जा रही है। टेंड्स टू 0 है, 0 नहीं है, टेंड्स टू
जीरो है, तो इसका मतलब अगर x टेंस टू जीरो है तो एफ एक्स की वैल्यू लेना है, अगर x बराबर जीरो है तो एफ एक्स की वैल्यू ले लेना है, ठीक है ना। तो बस ये हो गया, समझ आ गया सभी को। अब अपने पास आता है पांचवा उदाहरण, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 5 देखिए, देखिए उदाहरण नंबर 5 में हमें आया है, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन एफ एक्स बराबर के क्या है, मतलब अभी हमें बिंदु पर सतत है या नहीं है ये दिखाना था, अब सतत है बिंदु बताना है, उल्टा हो गया। अभी क्या होता था, बिंदु होते थे, संतत है या नहीं है ये दिखाना था, अब क्या है, संतत है, बिंदु बताना है। तो सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे पर लिखते हैं कि माना C बिलोंग टू R के लिए, मान लो C कोई वास्तविक, इसका मतलब है C कोई वास्तविक संख्या है, C बिलोंग टू R लिखो, माना C बिलोंग टू R के लिए, या मान लो C बिलोंग टू R, माने माना C कोई वास्तविक संख्या, ऐसा लिख देते हैं, माना C कोई क्या है, वास्तविक संख्या है। कोई मतलब कोई भी हो सकती, कोई का मतलब क्या है, माने सी की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 करनी 2 करनी 4 करनी 5 1/2 2/3 5/7 1.3 2.6 कुछ भी हो सकती है, कुछ ही वास्तविक है तो सी का मान कुछ भी हो सकता है। अब हम सी पर अगर जांच करते हैं, अगर फलन सतत आ जाए सी पर, क्या आ जाए, तो अपन लिख देंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है। सी तो कोई वास्तविक संख्या हो सकती है ना, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर सी पर एफ एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, कि क्यों, क्योंकि थे x है नहीं ना, तो जब हम x की वैल्यू c लिखें कहते बदल जाए, बदल नहीं ना, बात समझ आ रही ना। तो x बराबर c पर फलन की वैल्यू क्या होगी, के, और वैसे मैं आपको बताऊं अचर फलन कौन से कहलाते हैं, वही तो कहलाते हैं जो बदले ना, वही तो अचर फलन भी अचर ही है। अब ऐसे भी मान लो x का मान 5 ले लो, तो कौन x है क्या फर्क पड़ेगा, x का मान 10 ले लो, तो यहाँ x है ही नहीं है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक। अब निकालते हैं लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू c, दिया है k, तो आंसर k ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ तो x ही नहीं है, तो लिमिट कहां से रखोगे। इस प्रकार हमने क्या देखा, कि हमने देखा इस प्रकार हम देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर क्या है, एफ सी है कि नहीं है, है कि नहीं है। अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या c पर फलन क्या है, नीचे लिखेंगे, अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या c के लिए अचर फलन कैसा है, अचर फलन संतत है। समझ आ गई ना बात, सतत है। आप यानी कि सब संख्याओं पर सतत है, और आप ऐसे याद भी कर लेना कि प्रत्येक अचर फलन सतत होता है, याद कर लेना प्रत्येक अचर फलन क्या होता है, सतत होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे देखो तत्समक फलन दिया है 6 नंबर एग्जाम्पल में, एफ एक्स बराबर है, इसको तत्समक फलन, कौन सा फलन बोलते हैं, तो तत्समक फलन भी बच्चों सतत होता है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर सी के काट करके एक्स लिख देता हूँ एक्स, तो x बराबर सी पर एफ एक्स की वैल्यू सी आएगी, और लिमिट भी क्या आएगी, सी आएगी, तो फिर वो सतत हो जाएगा, बन जाएगा ना। तो तत्समक फलन भी क्या होता है, किस पर, सभी वास्तविक संख्याओं पर, सभी वास्तविक संख्याओं पर, ठीक है ना। अब आपको आगे आता है ये परिभाषा 2 याद करना है कि एक वास्तविक फलन f सतत कहलाता है यदि f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। अब ये मोड वाला ये तो हो गया था, है ना। अब आ गया एग्जाम्पल नंबर 7, देखो 7 में तो मैं करा चुका हूं, अब भी देख लो आप, कराया नहीं कराया मैंने, अभी किया है अपन ने, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है कौन सा, तो याद रखना मापांक फलन भी सतत होता है, कैसा होता है, तो इसको सीख लेना है, किसको, उदाहरण नंबर
7 को सीख लेना। अभी हमने किया है 0 के लिए, अब इसमें किसके लिए आ गया सी, मतलब किसी भी वास्तविक संख्या के लिए। अभी मैंने किसके लिए सिखाया तुम्हें 0 के लिए, 1 किसके लिए आ गया, कोई भी हो है ना। आगे क्या लिखा है 0 पर पूछा है, इसमें भी उसने 0 पर पूछा है ना, तो सी के लिए उसने किया है, लेकिन देखो नीचे क्या है ना, सी पर है माने सब पर है। अब देखो आप आगे एग्जाम्पल नंबर 8, बहुत सिंपल है ना। एग्जाम्पल 8 देखो, फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स के -1 सतत पर विचार कीजिए। इसमें भी देखो सी पर क्या है, सतत है, तो सही वास्तविक संख्या के लिए क्या हो जाएगा,